नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत बाय ब्रजेश गौतम पर में आप सभी आत्मीय जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम इस समय इस YouTube चैनल पर संज्ञा प्रकरण के प्रत्येक टॉपिक का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सारगर्भित अध्ययन कर रहे हैं और क्रमबद्ध अध्ययन की इस श्रृंखला में आज ये अपनी 8वीं क्लास है। पिछली 7 क्लास जो हमने ली हैं उनमें से यदि आप में से किसी ने कोई क्लास मिस कर दी है तो इस क्लास में ही नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक क्लास के लिंक दिए हुए हैं। आप संबंधित टॉपिक पर जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके कोई सी भी क्लास ओपन करके पढ़ सकते हैं। आगे भी आपको प्रत्येक क्लास की सूचना समय पर मिले, कोई क्लास आप मिस नहीं करो। इसके लिए आप में से यदि किसी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर सूचना मिल सके। अब बात करते हैं आज की क्लास की। साथियों, पिछली क्लास में हमने आभ्यंतर प्रयत्न का टॉपिक पढ़ा था और आज की क्लास में हम टॉपिक लेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न का टॉपिक प्रारंभ करने से पहले हम उन सभी बिंदुओं पर एक बार प्रकाश डाल लेते हैं जिन बिंदुओं का बाह्य प्रयत्नों के संदर्भ में आज हमें अध्ययन करना है। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न की परिभाषा, उसके बाद हम लेंगे बाह्य प्रयत्नों की संख्या, उसके बाद हम लेंगे कि कौन सा बाह्य प्रयत्न किस वर्ण से संबंधित है, किन किन वर्णों का कौन कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है, और उसके बाद हम लेंगे कि स्वरों के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, व्यंजनों के कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और फिर अंत में पढ़ेंगे कि बाह्य प्रयत्नों से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इन सभी बिंदुओं को क्रमशः लेते हुए एक एक बिंदु पर गहनता से विचार करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करें बाह्य प्रयत्न की परिभाषा की। परिभाषा के संदर्भ में ध्यान रहे कि वर्णों का उच्चारण करने हेतु श्वास वायु को मुख से बाहर निकालने हेतु किया गया प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। आभ्यंतर प्रयत्न के तहत हमने ये पढ़ा था कि वायु रूपी ध्वनि को मुख विवर तक लाने हेतु, उच्चारण स्थानों तक लाने हेतु किया गया प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, जबकि उस श्वास रूपी वायु को मुख से बाहर निकालने हेतु या यूं कहें कि वर्णों का उच्चारण करने हेतु उच्चारण करते समय जो प्रयास हम करते हैं वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। और यहाँ पर यह भी बात ध्यातव्य है कि आभ्यंतर प्रयत्न का अनुभव केवल वक्ता ही करता है, जबकि बाह्य प्रयत्न का अनुभव वक्ता और श्रोता दोनों करते हैं। जैसे इस समय मैं वक्ता हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरा मुंह जो हिल रहा है, मैं जो वर्णों का उच्चारण कर रहा हूँ, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, उन प्रयासों का अनुभव मैं स्वयं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रयास आपको भी प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहे हैं। जबकि आभ्यंतर प्रयत्न में ऐसा नहीं होता। मेरे अंदर के जो प्रयास हैं उन प्रयासों का अनुभव आप नहीं कर सकते, उन प्रयासों का प्रत्यक्ष अनुभव केवल मैं ही कर सकता हूँ। ये तो बात हुई परिभाषा की और अनुभव की। अब हम बात करें बाह्य प्रयत्नों की संख्या की। तो साथियों, बाह्य प्रयत्नों की संख्या के विषय में विद्वानों के बीच कोई मत विभिन्न नहीं है। सभी विद्वान इस बात पर एक मत हैं कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या केवल और केवल 11 होती है। चाहे किसी भी आचार्य या किसी भी ग्रंथ के अनुसार पूछ लिया जाए, बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 हैं। वे 11 बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं ये सामने लिखे हुए हैं। आभ्यंतर प्रयत्नों में पहला आभ्यंतर प्रयत्न है विवार, तत्पश्चात संवार, नाद, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये 11 बाह्य प्रयत्न हैं और प्रत्येक वर्ण के बाह्य प्रयत्न होते हैं। यहाँ पर एक बात और हमें ध्यान देने योग्य है कि आभ्यंतर प्रयत्न में तो एक वर्ण का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता था। जैसे स्पर्श वर्ण है तो स्पर्श वर्णों में से हम कोई सा भी वर्ण ले लें, उनका आभ्यंतर प्रयत्न एक ही था, स्पृष्ट। स्पृष्ट के अलावा दूसरा नहीं था। जिसका विवृत है तो फिर उसका विवृति है, जिसका ईसत स्पृष्ट है तो फिर उसका ईसत स्पृष्ट ही है, दूसरा नहीं है। लेकिन मित्रों, बाह्य प्रयत्नों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। बाह्य प्रयत्नों में एक ही वर्ण के 3-3, 4-4 बाह्य प्रयत्न होते हैं।
3 से कम नहीं होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। 3 3 4 4, 3 3 या 4 4, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है उस वर्ण की प्रकृति पर कि वह वर्ण स्वर है या व्यंजन है। अगर वह वर्ण स्वर है तो उसके 3 बाह्य प्रयत्न होंगे, और वह वर्ण यदि व्यंजन है तो उसके 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। ये निश्चित है। अर्थात प्रत्येक स्वर के 3 और प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये जानने से पहले आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि बाह्य प्रयत्न को अनुप्रदान भी कहते हैं। अनुप्रदान आभ्यंतर प्रयत्न का अनुकरण करके जो प्रयत्न किए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं, उन्हें बाह्य प्रयत्न कहते हैं। पहले आभ्यंतर प्रयत्न आता है, उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न जिस श्वास वायु को, जिस ध्वनि को उच्चारण स्थान तक छोड़ देता है, उस ध्वनि का, उस आभ्यंतर प्रयत्न का अनुकरण करते हुए बाह्य प्रयत्न उस ध्वनि को मुख से बाहर निकालते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्नों का अनुकरण करके आगे बल प्रदान करने के कारण बाह्य प्रयत्नों को अनुप्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कि किस वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन सा है। अभी अभी हमने चर्चा की है कि प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं और प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। वो कौन कौन से होंगे, इसके लिए हम क्रमशः एक एक सोपान पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्वरों की बात करें कि स्वरों के जो 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इस विषय में एक पंक्ति हम लघु सिद्धांत कौमुदी से लेते हैं कि स्वराणाम उदात्त अनुदात्त स्वरिता। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक स्वर के जो 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं वे 3 बाह्य प्रयत्न होंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। भले ही स्वर ह्रस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न होंगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। कोई सा भी स्वर हो, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, कोई सा भी हो। ये तो बात हुई स्वरों की। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। स्वरों का मामला अति सरल है। स्वराणाम कति बाह्य प्रयत्ना भवन्ति, आपका उत्तर होगा त्रय। पर्टिकुलर कोई स्वर दे दिया, जैसे अ दे दिया, अकार से बाह्य प्रयत्न अस्ति, अ का बाह्य प्रयत्न कौन सा है, उत्तर है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त, तीसरा विकल्प है स्वरित, चौथा विकल्प है सर्वे। तो आपका उत्तर होना चाहिए सर्वे। एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, एतेषु इकारस्य बाह्य प्रयत्न नास्ति। ई, इकार मतलब ई स्वर है, इकारस्य बाह्य प्रयत्न नास्ति। ऑप्शन दे रखे हैं उदात्त, अनुदात्त, समार, स्वरित। उत्तर होगा समार। ठीक, अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। ये तो मामला सरलता स्वरों का, तो व्यंजनों में इतनी सरलता नहीं है। प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न याद करने के लिए हमें थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करना होगा। व्यंजनों के 4 बाह्य प्रयत्न कैसे याद होते हैं, इस बात को हम प्रारंभ करें। इससे पहले आप ये चीज़ नोट कर लें। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसको आपको कैसे लिखना है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बाह्य प्रयत्न, ब्रैकेट में लिखेंगे अनुप्रदान। उसके बाद सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, और परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, वायु रूपी ध्वनि को मुख विवर से बाहर निकालने हेतु अथवा वर्णों का उच्चारण करते समय किया जाने वाला प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है, और बाह्य प्रयत्न को अनुप्रदान भी कहते हैं। बाह्य प्रयत्नों का अनुभव वक्ता और श्रोता दोनों करते हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 मानी गई है। ये लिखने के बाद फिर आप सभी 11 बाह्य प्रयत्नों के नाम लिखोगे इस तरह से। ये जब नाम लिख लेंगे तो उसके बाद फिर आप एक पंक्ति लिखेंगे कि प्रत्येक स्वर के 3 तथा प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। प्रत्येक स्वर के 3 तथा प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। ये पंक्ति लिखने के बाद फिर आप ये लिखेंगे स्वराणाम उदात्त, अनुदात्त, स्वरिता। और ये पंक्ति लिखने के बाद फिर इसके नीचे लिखेंगे प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न क्रमशः उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित होते हैं। ठीक, अब इसके आगे क्या लिखना है और क्या पढ़ना है ये समझते हैं। अब बात आती है व्यंजनों की। व्यंजनों के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं जिन्हें समझना स्वरों की अपेक्षा कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है जो हमारी क्षमता से परे हो।
निश्चित रूप से हम उसको बड़ी अच्छे प्रकार से समझेंगे और क्लास खत्म होने से पहले आप काफ़ी इजी फील करेंगे। और निश्चित रूप से हम एक ऐसा सिस्टम आज पढ़ेंगे जिससे बाह्य प्रयत्न याद होने में कोई कठिनता नहीं हो। कि आप चाहते हैं कि आपको प्रत्येक व्यंजन के चारों बाह्य प्रयत्न याद हो। कोई सा भी व्यंजन आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके चारों बाह्य प्रयत्न कौन से होंगे, तो आप आसानी से चारों बाह्य प्रयत्नों का नाम बता दो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको मेरी छोटी छोटी सी 3 बातें माननी पड़ेगी। छोटी छोटी सी 3 बातें। कौन कौन सी बातें मानोगे? यदि मानोगे तो निश्चित रूप से बाह्य प्रयत्न आज की क्लास में आपको याद हो जाएंगे, घर जाके देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहली बात, हमें ये पता होना चाहिए कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। पिछली क्लासेज में जो हमारा 5वीं क्लास की संज्ञा प्रकरण पार्ट 5, उसमें हमने प्रत्याहार का टॉपिक लिया था। वहाँ हमने पढ़ा था कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। देखो, ख से प्रारंभ होगा, र तक जाएगा। मास्टर सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनते हैं। ख से प्रारंभ करते हैं, ख फ छ ठ थ च ट त व नहीं आएगा, हलंत है। क प ये नहीं आएगा। और श श श, ये सारे खर प्रत्याहार के व्यंजन हैं। हर्ष प्रत्याहार का प्रारंभ होगा हय वर्ड से और समाप्ति होगी जब गणदश पे। हय वर्ड से प्रारंभ करते हैं, ह ये व र ट नहीं आएगा, लण का ल आएगा, हय वर्ड लण, ये मा ङा ना ना, एम गणनम म नहीं आएगा। झ भ ये को छोड़ेंगे। घ ढ ध श को छोड़ेंगे। ज ब ग ड द श आ गया। इससे आगे अपने को जाना नहीं। ये खर और हर्ष 2 प्रत्याहार हैं। अब इनका निष्कर्ष ये है, सार ये हैं कि प्रत्येक वर्ग के जो 5 वर्ण हैं, क ख ग घ ङ, इस तरह से उन 5 वर्गों में से प्रत्येक वर्ण के जो प्रथमाक्षर और द्वितीयाक्षर हैं वो तो मिलेंगे आपको खर में, और तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर मिलेंगे हर्ष में। कैसे? जैसे क वर्ग है, क ख ग घ ङ, तो क ख पहला दूसरा तो खर में मिला, और ग घ ङ तीसरा चौथा पांचवा हर्ष में मिला। ऐसे ही प वर्ग ले लीजिए आप, प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो पहला दूसरा तो खर में, तीसरा चौथा पांचवा हर्ष में। ऐसे त वर्ग त थ द ध न, ट ठ ड ढ ण, च छ ज झ ई। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अपने को खर में मिल रहा है और तीसरा चौथा पांचवा हर्ष में मिल रहा है। तो खर प्रत्याहार का अर्थ हुआ 1 2, पहला दूसरा। पहले दूसरे के अलावा श भी आ रहे हैं, तो खर का अर्थ हुआ 1 2 श 1 2 श। हर्ष प्रत्याहार में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ह य व र ल, ये 5 वर्ण भी आ रहे हैं। तो हर्ष का अर्थ होगा 3 4 5 ह य व र ल। तो खर और हर्ष को बिल्कुल शॉर्ट की के रूप में याद रखेंगे। खर का अर्थ है 1 2 श और हर्ष का अर्थ है 3 4 5 ह य व र ल। बीच के ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य प्रयत्न याद करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट में याद करना है। खर का मतलब 1 2 श, हर्ष का मतलब 3 4 5 ह य व र ल। ठीक है, ये उन 3 बातों में से पहली बात हुई जिन 3 बातों को मानने की मैंने आपसे अपेक्षा की। अब दूसरी बात, सबसे पहले कोई सा भी वर्ण जैसे ही दिया व्यंजन आपको और ये पूछा कि बताइए इसके बाह्य प्रयत्न कौन से होते हैं, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये जो व्यंजन दिया है ये खर में आएगा, कैसे में आएगा। ठीक है, अब आपने इस प्रथम सोपान में डिसाइड कर लिया कि ये खर में आएगा या हर्ष में आएगा, तो फिर आप दूसरे सोपान पे आ जाओ। दूसरा सोपान ये है कि हमें एक पंक्ति याद रखनी है, खरो विवारा
श्वासा अघोषा, खरो विवारा श्वासा अघोषा, हसो समारा नादा घोषा। खरो विवारा श्वासा अघोषा, हसो समारा नादा घोषा। ये जो पंक्ति है इसका अर्थ यह है कि यदि वह व्यंजन खर प्रत्याहार में आता है, मतलब इसमें इनमें से कोई एक है, एक दो स में से, तो उसके 3 बाह्य प्रयत्न होंगे, विवार श्वास अघोष। और यदि वह व्यंजन हस में आता है तो उसके 3 बाह्य प्रयत्न होंगे, संवारनाद घोष। खरो विवारा श्वासा अघोषा, हसो समारा नादा घोष। व्यंजन को इन दोनों में से किसी एक में तो आना ही होगा, या तो खर में या हस में। ऐसा कोई व्यंजन नहीं है जो खर में भी नहीं आता हो और हस में भी नहीं आता हो। या तो खर में आएगा या हस में आएगा। किस में आएगा ये तो पता यहाँ चल ही जाएगा। अगर पहला दूसरा स है तो खर में आएगा, नहीं है तो फिर हस में आएगा। हस को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। यदि पहला दूसरा स है तो खर में आएगा, और यदि पहला दूसरा स नहीं है, कोई और व्यंजन है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली हस में आएगा। यदि खर में आता है तो खर वाली पंक्ति बोल लें, खरो विवारा श्वासा अघोषा, और हस में आ रहे हैं तो हस वाले बोल लें, हसो समारा नादा घोषा। तो खर में आ रहे हैं तो उसके 3 बाह्य प्रयत्न होंगे, और हस में आ रहे हैं तो ये 3 बाह्य प्रयत्न होंगे। चौपाई की तरह याद कर लो इसको। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहूं सो दशरथ अजिर बिहारी। खरो विवारा श्वासा अघोषा, हसो समारा नादा घोषा। इसमें ये बाह्य प्रयत्न अपने लगभग 75% याद हो जाएंगे। प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं, तो 3 तो पता चल ही जाएंगे, या तो ये 3 या फिर ये 3। 4 में से 3 तो यहाँ निर्धारित हो ही गए। ये तीनों साथ में रहेंगे और ये तीनों हमेशा साथ में रहेंगे। इसका एक अप्रत्यक्ष अर्थ ये हुआ कि जो व्यंजन विवार होगा वह श्वास भी होगा और वह अघोष भी होगा, और जो व्यंजन संवार होगा इसका मतलब वह नाद भी होगा और वह घोष भी होगा। तो यहाँ तक आते आते हमने ये बात जान ली कि या तो ये 3 बाह्य प्रयत्न होंगे किसी व्यंजन के, या फिर वह 3 होंगे। किसके होंगे? खर में आ रहा है तो ये 3, हस में आ रहा है वो व्यंजन तो फिर वो 3। लेकिन प्रत्येक व्यंजन के बाह्य प्रयत्न तो 4 होते हैं, यहाँ तो 3 ही आए। चौथा बाह्य प्रयत्न क्या होगा? इसके लिए हमें तीसरा सोपान पार करना होगा, तीसरी बात माननी होगी। और तीसरी बात जो मैंने आपसे मानने की अपेक्षा की है वो ये है कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा। इसमें लिखा है कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। और फिर आगे लिखा है कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणा। तीन बाह्य प्रयत्न तो यहाँ पर निर्धारित हो ही गए। खर में आ रहा है तो ये 3 और हर्ष में आ रहा है वो व्यंजन तो फिर ये 3। चौथा या तो होगा अल्प प्राण या होगा महाप्राण। अल्प प्राण या महाप्राण। इसके लिए देखो कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा। यदि वह व्यंजन वर्ग का पहला या तीसरा या पांचवां वर्ण है, जैसे क वर्ग है, क ग ङ, क ख ग घ ङ में से पहला तीसरा पांचवा लेना है, क ग ङ। प्रथम तृतीय पंचम। और यणस्य और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हम जानते हैं, यण प्रत्याहार में चारों अंतस्थ वर्ण आते हैं, ये वर्ग। इन सभी वर्णों का चौथा बाह्य प्रयत्न होगा अल्प प्राण। 3 तो यहाँ निर्धारित हो जाएंगे और चौथा होगा अल्प प्राण।
फिर नीचे लिखा है कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो, प्रत्येक वर्ग का द्वितीयाक्षर और चतुर्थाक्षर, और शलश्च और शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। हम जानते हैं शल प्रत्याहार में चारों ऊष्म वर्ण आते हैं, स श श। इन सभी वर्णों का चौथा बाह्य प्रयत्न होगा महाप्राण। अल्प का अर्थ है कम, प्राण का मतलब वायु। जिन वर्णों को बोलने में कम वायु बाहर निकलती है वो अल्प प्राण, और महान यानी ज़्यादा, जिन वर्णों को बोलने में हमारी ज़्यादा श्वास वायु बाहर निकलती है वो महाप्राण। हम देखते हैं कि क में कम निकलती है, ख में ज़्यादा निकलती है, क ख ग घ में ज़्यादा निकल रही, ङ कम निकल रही। ये वर ल में कम वायु बाहर निकलती है, श में ज़्यादा वायु बाहर निकलती है। तो ये अल्पप्राण और महाप्राण हुए। जिन तीन बातों को याद करने की मैंने आपसे अपेक्षा की थी वो छोटी छोटी सी तीन बातें ये हैं। सबसे पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा वर्ण खर में आएगा, कौन सा हर्ष में आएगा। ये बात अत्यंत सरल है। यदि वह व्यंजन 1 2 श हैं तो खर में आएगा, नहीं है तो हर्ष में आएगा। ठीक, यदि खर में आ रहा है तो खर वाली चौपाई बोलेंगे, खरो विवारा श्वासा घोषा, और यदि हर्ष में आ रहा है तो हर्ष वाले बोल लेंगे, हर्ष हो हमारा नादा घोषा। तो या तो ये तीन या फिर ये तीन। तो तीन बाह्य प्रयत्न उस व्यंजन के निर्धारित हो जाएंगे। तीन प्रयत्न निर्धारित होने के बाद चौथा बाह्य प्रयत्न या तो होगा अल्पप्राण या होगा महाप्राण। इसके लिए हमें तीसरे सोपान में जाना होगा। यदि वह व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा या पांचवा है या अंतस्थ वर्ण है तो उसका चौथा बाह्य प्रयत्न अल्पप्राण होगा, और यदि वह व्यंजन द्वितीयाक्षर या चतुर्थाक्षर है या फिर ऊष्म वर्ण है तो उसका चौथा बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। ये तीन सोपान है। यदि इनको हम व्यवस्थित रूप से याद कर लें तो हमारे बाह्य प्रयत्न का प्रश्न गलत नहीं जाएगा। अब इनका प्रयोग कैसे करेंगे? ये तीन सोपान तो आप याद कर लेंगे, मुझे आपसे अपेक्षा है, हो भी गए होंगे याद। अब प्रत्येक व्यंजन के चारों बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने के लिए इनका प्रयोग कैसे करेंगे, इस बात का हम अभ्यास करते हैं। कुछ वर्ण लेते हैं और प्रत्येक वर्ण के मैं आपके सामने चारों बाह्य प्रयत्न निर्धारित करता हूँ। उस सिस्टम को आप फॉलो करिएगा और आप भी वैसे ही निर्धारित करना। उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ वर्ण लेते हैं और उन वर्णों के चारों बाह्य प्रयत्न, या यदि वह वर्ण स्वर हैं तो उसके तीनों बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, ताकि परीक्षा में हमें आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न का प्रश्न यदि नज़र आता है तो उसका उत्तर हम आसानी से सही कर सकें। ये ऐसे बिंदु हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थान, प्रत्याहार, इनके प्रश्न किसी भी छात्र के गलत नहीं जाते। और यदि परीक्षा में इन सरल टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी गलत चल जाता है तो फिर मुझे लगता है कि उस छात्र को फेल होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके सभी प्रश्न सही करते हैं। जैसे छंद हैं, उच्चारण स्थान है, प्रत्याहार हैं, माहेश्वर सूत्र हैं। इनकी गणना संस्कृत व्याकरण के सरल टॉपिक्स में होती है, तो इनको आप अच्छे प्रकार से और सुव्यवस्थित तरीके से याद रखें। अब जो हमने पिछले 3 सोपान पढ़े, प्रत्येक व्यंजन के चारों बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने हैं, उन तीनों सोपानों का अभ्यास करने के लिए मैं 10 उदाहरण ले रहा हूँ। 10 वर्ण लेते हैं और उन 10 वर्णों में से प्रत्येक वर्ण के चारों बाह्य प्रयत्न निर्धारित करते हैं। कैसे अभ्यास करते हैं देखिए, मैं पहला वर्ण ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया उ, दूसरा वर्ण मैंने लिया क, तीसरा लिया मैंने झ, चौथा वर्ण लिया मैंने फ, पांचवा वर्ण लिया मैंने ड। एक वर्ण है ह, सातवां वर्ण है न, आठवां है श, नवां है व, और 10वां वर्ण है ख। ये 10 वर्ण में ले रहा हूँ और प्रत्येक वर्ण के हमें बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने हैं।
उन तीनों सोपानों का प्रयोग करते हुए। कैसे करते हैं देखें। पहला वर्ण है उ। हम जानते हैं उ एक स्वर है और स्वर के बाह्य प्रयत्न 3 होते हैं। हमने यही पढ़ा है, प्रत्येक स्वर के 3 और प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। स्वर के जो 3 बाह्य प्रयत्न होंगे वो होंगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। हमने पढ़ा था कि स्वराणाम उदात्त, अनुदात्त, स्वरिता। ये तो सरल है। अब बात आती है व्यंजनों की। दूसरा उदाहरण क है और क के चारों बाह्य प्रयत्न हमें निर्धारित करने हैं। क व्यंजन है और व्यंजन के चारों बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने के लिए मैंने कहा था कि आपको ये 3 सोपान याद रखने होंगे, 3 छोटी छोटी सी बातें याद रखनी होगी। उन 3 बातों में सबसे पहली बात ये कि आप ये डिसाइड करो कि ये क खर में आता है या हश में आता है। अब खर या हश में आएगा, इस बात का निर्धारण करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि क प्रथमाक्षर हैं या द्वितीयाक्षर हैं या तृतीयाक्षर हैं, ये अपने वर्ग में किस क्रम पर आता है। क वर्ग है इसका, क ख ग घ ङ, अपने वर्ग में ये प्रथम क्रम पर आ रहा है क, और पहला वर्ण है और पहला दूसरा स ये आते हैं खर में। तो प्रथम वर्ण होने के नाते इसका जो प्रत्याहार है वो है खर। तो ये तो तय हो गया, पहला सोपान हमने पार कर लिया कि क का संबंध खर से है, हस से नहीं है। अब खर से है तो खर वाली चौपाई बोल लेंगे। खर वाली चौपाई दूसरे सोपान में आती है, खरो विवारा श्वासा अघोषा। तो विवार, श्वास और अघोष, ये 3 बाह्य प्रयत्न होंगे। अब इसका चौथा बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने के लिए हमें तीसरे सोपान में जाना होगा, वो था अल्प प्राण या महाप्राण का। उसमें हमने पढ़ा था कि पहले तीसरे पांचवें का अल्प प्राण होगा और दूसरे चौथे का महाप्राण होगा। प्रथमाक्षर है ये, प्रथमाक्षर होने के कारण इसका चौथा बाह्य प्रयत्न होगा अल्प प्राण। अब आते हैं झ पर। झ का संबंध च वर्ग से है, च छ ज झ। च वर्ग में चतुर्थ नंबर पर आता है ये, च छ ज झ चौथा है, और तीसरे चौथे पांचवें का संबंध किससे, हस से। तो हस वाली चौपाई बोल लेंगे, हसो संवारा नादा घोषा, संवार नाद घोष। अब अल्पप्राण या महाप्राण, इसके लिए तीसरे सोपान में आना पड़ेगा। चौथा अक्षर है, तीसरे में हमने पढ़ा था कि पहले तीसरे पांचवें का अल्पप्राण और दूसरे चौथे का महाप्राण, तो ये चौथा होने के कारण महाप्राण होगा। तो सबसे पहले ये देखें कि ये व्यंजन खर में आ रहा है कि हस में आ रहा है। उसके बाद खर में आ रहा है तो खर वाली चौपाई बोल लो, हस में आ रहा है तो हस वाली चौपाई बोल लो, और इसमें आपके 3 बाह्य प्रयत्न निर्धारित हो जाएंगे। चौथा बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने के लिए आप तीसरे सोपान में जाओ, अल्प प्राण या महाप्राण। देखो जैसे फ, प वर्ग का व्यंजन है, प फ ब भ म, प फ द्वितीयाक्षर है। द्वितीयाक्षर होने के नाते ये खर में आएगा, क्योंकि पहला दूसरा खर में आता है। यहाँ पर ये डिसाइड हो गया कि इसका संबंध खर से है। अब खर से हैं ये तय हो गया, तो इसके बाद हमें दूसरे सोपान में जाना है। चौपाई बोलनी है खर वाली, खरो विवारा श्वासा घोषा, हसो संवारा नादा घोषा। तो खर में आ रहा है तो खरो विवारा श्वासा अघोषा, विवार श्वास अघोष। अब अल्पप्राण या महाप्राण, इसके लिए तीसरे सोपान में जाना होगा। ये द्वितीयाक्षर है प फ, और दूसरे चौथे का महाप्राण होता है, इस कारण इसका चौथा बाह्य प्रयत्न होगा महाप्राण। अब आता है ड, ट ठ ड, तृतीयाक्षर है। ठीक, ये तो तय हो गया कि ये तृतीयाक्षर है। ध्यान रखना ये क्रम इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये तय करने में ही गलती कर दी कि ये चौथा है कि तीसरा है, तीसरे को दूसरा बना दिया, दूसरे को तीसरा मान लिया, तो फिर अब पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। तो ड तृतीयाक्षर है, ट ठ ड। अब ये देखो पहले सोपान में चलो कि ये खर में आएगा या हश में आएगा। ट ठ ड तीसरा है, तीसरा है तो हश में आएगा, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा हश में आता है। ठीक है, हमने प्रथम सोपान पार कर लिया कि ये हश में आएगा। अब दूसरी सीढ़ी चढ़ो, हश में आ रहा है तो हस वाली चौपाई बोलो, हसो संवारा नादा घोषा। तो संवार नाद घोष। अब 3 बाह्य प्रयत्न निर्धारित हो गए।
चौथा बाह्य प्रयत्न या तो अल्पप्राण होगा या महाप्राण होगा। उसका निर्धारण करने के लिए हमें तीसरे सोपान की ओर जाना होगा। तीसरे सोपान में लिखा है कि पहले तीसरे पांचवें का अल्पप्राण, तीसरा ही ट ठ ड, तीसरा होने के कारण इसका चौथा बाह्य प्रयत्न होगा अल्पप्राण। अब आता है अपना छठा वर्ण ह। अब हर्ष में आएगा कि खर में आएगा? हर्ष में आएगा, क्योंकि हर्ष का प्रारंभ भी ह से हो रहा है। पहला दूसरा स तो खर में, और 3 4 5 ह ये वरल, वो आते हैं हर्ष में, ह ये वरल ह, तो हर्ष में आएगा। हर्ष में आएगा तो हर्ष वाली चौपाई बोल लेंगे, हसो समारा नादा घोषा, तो समार नाद घोष। अब इसका चौथा बाह्य प्रयत्न या तो अल्पप्राण होगा या महाप्राण होगा। उसके लिए मैं तीसरे सोपान की तरफ बढ़ना होगा। तीसरे सोपान में लिखा है कि पहले तीसरा पांचवा और ये वरल, ये तो अल्पप्राण, और दूसरा चौथा और श ऊष्म महाप्राण, ये ऊष्म है, स इसका मतलब इसका चौथा बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। अब बात आती है न की। न किस क्रम पर आता है? त थ द ध न, पंचमाक्षर है, और पंचमाक्षर होने के नाते इसका संबंध खर से या हस से? हस से। तीसरा चौथा पांचवा हर्ष में आता है। ये डिसाइड हो गया कि ये पंचमाक्षर होने के कारण इसका संबंध हर्ष प्रत्याहार से है। तो हर्ष वाली चौपाई बोल लो, हर्षो संवारा नादा घोषा, तो संवार नाद घोष। अब चौथा बाह्य प्रयत्न या तो होगा अल्पप्राण या होगा महाप्राण। न पंचमाक्षर है और पहले तीसरे पांचवें का अल्पप्राण होता है, इस कारण इसका भी चौथा बाह्य प्रयत्न हो जाएगा अल्पप्राण। अब आता है श। श खर में या हर्ष में? खर का मतलब है पहला दूसरा श, पहला दूसरा श, मतलब ये खर में आएगा। ये वर्गीय व्यंजन नहीं है, 1 2 3 4 5 में नहीं आएगा। ये वर्गीय व्यंजन तो 25 ही होते हैं। ये श है, ये खर में आएगा, क्योंकि खर का मतलब है 1 2 श। ठीक है, खर में आएगा तो खर वाली चौपाई बोल लेंगे। खर वाली चौपाई क्या? खरो विवारा श्वासा आघोषा, तो यहां हम लिख देंगे विवार श्वास अघोष। अब चौथा बाह्य प्रयत्न या तो होगा अल्पप्राण या होगा महाप्राण। श ऊष्म है, और ऊष्म का बाह्य प्रयत्न कौन सा होगा? महाप्राण, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है महाप्राण में दूसरा चौथा और ऊष्म श चारों का महाप्राण होता है। तो ऊष्म होने के कारण इसका चौथा बाह्य प्रयत्न हो गया महाप्राण। अगला वर्ण है व। ये खर में आता है कि हर्ष में आता है? हर्ष का मतलब 3 4 5 ह ये वरल, ह ये वरल, इसका मतलब ये हर्ष में आएगा। खर में तो नहीं आ रहा, क्योंकि खर में तो पहला दूसरा और श है। पहला दूसरा तो ये है ही नहीं, क्योंकि वर्गीय व्यंजन है ही नहीं। तो ह ये वरल हर्ष में आते हैं, इस कारण ये हर्ष में आएगा। हर्ष वाली चौपाई बोल लेंगे, हर्षो संवारा नादा घोषा। अब इसका चौथा बाह्य प्रत्यय या तो अल्पप्राण होगा या महाप्राण होगा। अगर ऊष्म है तो महाप्राण और अंतस्थ है तो अल्पप्राण। ये वरल अंतस्थ है और अंतस्थ है तो इसका चौथा बाह्य प्रयत्न होगा अल्पप्राण। ख ये वर्गीय व्यंजन है। क ख ग ग ङ, क वर्ग में आ रहा है। क ख द्वितीय अक्षर है। अब दूसरा है तो खर में आएगा, कैश में आएगा? निसंदेह है खर में आएगा, क्योंकि पहला दूसरा खर में आता है। खर में आता है तो खर वाली चौपाई बोल लो, खरो विवारा श्वासा आघोषा। तो इसके 3 बाह्य प्रयत्न होंगे, विवार श्वास अघोष। अब चौथा बाह्य प्रयत्न या तो अल्पप्राण या महाप्राण। इसके लिए हमें तीसरे सोपान की ओर जाना होगा, और तीसरे सोपान में लिखा है कि पहले तीसरे पांचवें का अल्पप्राण और दूसरे चौथे का महाप्राण। ये दूसरा है ख, दूसरा है तो दूसरे चौथे का फिर महाप्राण होगा। ये 10 वर्णों के बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने का अभ्यास हमने किया है। इस तरह से हम किसी भी व्यंजन के चारों बाह्य प्रयत्न निर्धारित कर सकते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि ये वर्ण पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें इनमें से कौन सा है। उसके बाद डिसाइड करो कि ये खर में आएगा कि हर्ष में आएगा। उसके बाद खर में आ रहा है तो खर वाली चौपाई बोल के 3 बाह्य प्रयत्न लिख दो, और हर्ष में आ रहा है तो हर्ष वाली चौपाई बोल के 3 बाह्य प्रयत्न लिख दो। फिर उसके बाद चौथा बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने के लिए तीसरे सोपान में जाओ, या तो अल्पप्राण या महाप्राण 1 3 5,
और ये वरल हैं तो अल्पप्राण, या फिर 2 4 स हैं तो महाप्राण। इस आसान तरीके से हम किसी भी व्यंजन के चारों बाह्य प्रयत्न निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका बाह्य प्रयत्नों का परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है, कुछ प्रश्न हम यहाँ पर लेंगे। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। अब प्रश्न कैसे बनता है, जैसे पूछ लिया कोई भी एक वर्ण दे करके कि इस वर्ण के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। अब विकल्प में, प्रत्येक विकल्प में 4 4 बाह्य प्रयत्न दे रखे। अब किसी विकल्प में मान लो 3 सही है 1 गलत है, किसी में 2 सही है 2 गलत है, और कोई विकल्प ऐसा है जिसमें चारों ही सही है, तो जिसमें चारों ही सही है वो वाला विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। या फिर ये पूछ लिया कि इस वर्ण से संबंधित बाह्य प्रयत्न कौन सा है, 4 विकल्प दे रखे हैं एक एक बाह्य प्रयत्न के, तो उस वर्ण से संबंधित जो भी बाह्य प्रयत्न है उन चारों में से एक जो भी मिल रहा है वो उत्तर होगा। प्रश्न चाहे कैसा भी आए, उसका उत्तर एक ही है कि हमें उस वर्ण के चारों बाह्य प्रयत्न याद होने चाहिए, उसके चारों बाह्य प्रयत्न हमें निकालने आने चाहिए। फिर चाहे प्रश्न को कैसे भी घुमाए हम आसानी से उत्तर निकाल लेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला प्रश्न लिया मैंने, एतेषु जकारस्य बाह्य प्रयत्नाः सन्ति। इनमें से ज के बाह्य प्रयत्न हैं। अब मैं जो विकल्प ले रहा हूँ, जैसे मैंने विकल्प लिए संवार, नाद, घोष, महाप्राण। दूसरा विकल्प मैंने लिया विवार, श्वास, घोष, अल्पप्राण। तीसरा विकल्प लिया मैंने संवार, नाद, अघोष, महाप्राण। और चौथा विकल्प लिया संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण। अब सही उत्तर का चयन आपको करना है, सही विकल्प का चयन आपको करना है। आप उत्तर ढूंढिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं और इसका जवाब भी दीजिए। अगला प्रश्न, एतेषु पकारस्य, पकार का मतलब प, जकार का मतलब ज, एतेषु पकारस्य बाह्य प्रयत्नः वर्तते। इनमें से प का बाह्य प्रयत्न है, कौन सा है ये क्वेश्चन है। प का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? संवारः, दूसरा विकल्प है घोष, तीसरा विकल्प है अल्पप्राणः, और चौथा विकल्प है नाद। उत्तर ढूंढिए। तीसरा प्रश्न मैं ले रहा हूं और उत्तर दीजिए। अब इसका विपरीत प्रश्न ही बन सकता है, इनमें से कौन सा प का बाह्य प्रयत्न है। इसके विपरीत ये भी प्रश्न हो सकता है कि एतेषु शकारस्य बाह्य प्रयत्नः नास्ति। इनमें से स का बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है। वहाँ तो वर्तते और यहाँ न वर्तते अर्थात नास्ति। जैसे विवार,
दूसरा महाप्राण, तीसरा घोष और चौथा श्वास। अब हमें उत्तर देना है इन प्रश्नों का। विचार कीजिए, उत्तर ढूंढें इनके, क्या उत्तर होगा। एक प्रश्न और ले रहा हूं मैं, किस किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं देखो आप। जैसे प्रश्न आया कि सुमेलितम युग्मम नास्ति, इनमें से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है। युग्म यानी जोड़ा। 4 युग्म में ले रहा हूं। जैसे मैंने एक वर्ण लिया च, च के सामने लिखा अघोष। दूसरा लिया मैंने व के सामने लिखा मैंने नाद। तीसरा लिया ह के सामने लिखा महाप्राण। और चौथा विकल्प लिया मैंने ग के सामने मैंने लिखा संवार। अब इन चारों प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। देखो पहले प्रश्न पे विचार करते हैं। इनमें से ज का बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं। ज तृतीयाक्षर है, च छ ज, और तीसरा है तो हर्ष में आएगा। इसका मतलब हसो संवारा नादा घोषा, तो संवार नाद घोष 3 तो ये होंगे। और ज तृतीयाक्षर हैं तो इसका पहले तीसरे पांचों का अल्पप्राण होता है, तो अल्पप्राण होगा। तो संवार नाद घोष अल्पप्राण, ये चारों बाह्य प्रयत्न होंगे। अब देखो पहले ऑप्शन में संवार नाद घोष तो है लेकिन महाप्राण है, इसका मतलब इसमें 3 तो सही है लेकिन चौथा गलत है। 3 मिल रहे हैं, 75% सही है ये विकल्प। इसमें विवार श्वास घोष अल्पप्राण, अल्पप्राण तो है ये, घोष भी है लेकिन विवार और श्वास नहीं। तीसरे में संवार नाद अघोष महाप्राण, अघोष नहीं है ये तो घोष है और अल्पप्राण है, तो ये भी गलत हो गया। संवार नाद घोष अल्पप्राण ये वाला विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि ज तीसरे में आता है, तीसरा वर्ण है, तीसरा है तो हर्ष में आएगा, हसो संवारा नादा घोषा, और पहले तीसरे पांचवे का अल्पप्राण होता है, तो इसका उचित उत्तर होगा त। अब यहाँ पर उत्तर ढूंढने में परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमें ज के चारों बाह्य प्रयत्न निकालना आता है। सबसे पहले ज के बाह्य प्रयत्न चारों रफ कार्य में निकाल के कहीं लिख लो और फिर मिलान कर लो, जो भी उत्तर सही होगा अपने आप आ जाएगा। जैसे दूसरा प्रश्न में ले रहा हूँ, एतेषु पकारस्य बाह्य प्रयत्न वर्तते, इनमें से प का बाह्य प्रयत्न कौन सा है। तो आप विकल्प पे मत जाओ, आप तो प के चारों बाह्य प्रयत्न पहले से निर्धारित करके लिख लो। प के चारों बाह्य प्रयत्न कौन से होंगे। प प्रथमाक्षर है, प फ ब ब म, प्रथमाक्षर तो खर में आएगा, खर वाली चौपाई बोलो, खरो विवार श्वासा अघोषा, तो विवार श्वास अघोष। अब चौथा बाह्य प्रत्यय या तो अल्पप्राण या महाप्राण। प प्रथमाक्षर है, प फ ब ब म, तो अल्पप्राण होगा, पहले तीसरे पांचों का अल्पप्राण होता है। ये चारों बाह्य प्रयत्न हमने अलग से निकाल के रख ली। अब हमें क्वेश्चन पे जाओ वापस और विकल्प ढूंढो। प का बाह्य प्रयत्न कौन सा है, वर्तते यानी है पूछा है, तो इन चारों में से जो होगा वो मिल जाएगा, चारों में से मिलान करो। संवार नहीं है, नहीं मिल रहा संवार उसमें। घोष नहीं मिल रहा, अल्पप्राण मिल रहा है, ठीक है, नाद मिल ही नहीं रहा, तो कौन सा बाह्य प्रयत्न होगा, अल्पप्राण। ठीक है, चारों बाह्य प्रयत्न निकाल लो आप, तो अब मिलान कर लो, जो भी उत्तर होगा अपने आप निकल जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से श का बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है, यहाँ पूछा है नहीं है। श के चारों बाह्य प्रयत्न निकाल लो। श खर में आएगा, कैसे में आएगा, खर में, 1 2 श खर में आते हैं, खर में आते हैं तो खरो विवारा श्वासा अघोषा, विवार श्वास अघोष। अब अल्पप्राण या महाप्राण, श ऊष्म है और श ऊष्म वर्णों का महाप्राण होता है। अब देखो आप, इनमें से श का बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। देखो विवार तो है, महाप्राण भी है, घोष नहीं है, यही पूछा है, तो इसका मतलब इसका उत्तर होगा घोष।
चौथे को भी चेक कर लेते हैं, श्वास तो है, ठीक है। चौथा प्रश्न है सुमेलितम युग्मम नास्ति, सुमेलित जोड़ा नहीं है। देखो आप च व ह ग 4 वर्ण लिए, इन चारों वर्णों के बाह्य प्रत्यय निकाल के रख लो पहले तो आप, ठीक है। उसके बाद मिलान कर लो। च का आघोष होता है कि नहीं होता, च छ ज ज च प्रथमाक्षर है, प्रथमाक्षर तो खर में आएगा, तो खर वाली चौपाई बोल लो, खरो विवारा श्वासा अघोषा, अघोष। इसका मतलब ये तो सही है जोड़ा। नास्ति पूछा है, कौन सा सही, नहीं है, ये तो सही है। इसको चेक कर लेते हैं। व ह ये वरल, अब खरे में आएगा, किस में आएगा, हस में, क्योंकि हस का है 3 4 5, ह ये वरल, हस में आएगा। तो हस वाली चौपाई बोल लो, हसो समारा नादा घोषा। इसका मतलब ये भी सही है, नाद होता है, हस में नाद आ रहा है। ह उसमें है स स स ह, उष्म का अल्प्राण होता है कि महाप्राण होता है, महाप्राणी होगा उष्म का, तो महाप्राण होगा, इसका मतलब ये भी सही है। ग क ख ग, अब ये जो है ग ये तृतीयाक्षर है, यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, विवार, इसमें चारों सही आ रहे हैं। ग जो है ये ग तृतीयाक्षर है, और तृतीयाक्षर तो हर्ष में आएगा, हर्ष और संवारा नादा घोषा, संवार नाद घोष, इनमें विवार नहीं आ रहा, ठीक है। और अल्प्राण है ये ग, तो संवार नाद घोष अल्प्राण, ये 4 इसके बाह्य प्रयत्न होंगे, विवार इन चारों में शामिल नहीं है, इसका मतलब इसका उचित उत्तर द होगा, ठीक है। तो प्रश्न चाहे कैसा भी हो, हमें तो प्रत्येक व्यंजन के चारों बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने आने चाहिए, अपने आप उत्तर निकल जाएगा। ये कुछ प्रश्न थे जो हमने लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों, आज ये अपनी बाह्य प्रयत्न की क्लास थी। आप सभी ने बड़े धैर्यपूर्वक इसको समझा, पढ़ा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। अगली क्लास में हम संज्ञा प्रकरण का टेस्ट लेंगे। अभी तक हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े संज्ञा प्रकरण में, उसके बाद वर्णमाला, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ये सारे टॉपिक एक एक करके लिए हैं पिछली 8 क्लास में। संज्ञा प्रकरण के 8 पार्ट अपने हो चुके हैं। अब जो संज्ञा प्रकरण पार्ट 9 होगा, उसमें हम इन सभी टॉपिक से संबंधित टेस्ट लेंगे। उसमें आपकी भागीदारी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। उस टेस्ट में हमें पता चलेगा कि हमारा शिक्षण कितना सफल है, आपका अध्ययन कितना सफल है, मेरा अध्यापन कितना सफल है। अगला टेस्ट जो 2 या 3 दिन बाद होने जा रहा है, उससे पहले आप इन सभी क्लास को दोबारा देख करके 1 बार 2 बार 3 बार नोट्स बना करके अच्छी तरह से तैयारी कर लें। मैं आशा करता हूं कि टेस्ट में आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे टेस्ट में मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।